हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। सब संध्या कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, हंस रहे हैं, खुश हैं और पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। अब तो आपको पूरा सिलेबस, कंटेंट, मैटर, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, पेपर किस फॉर्म में है, बहुत सारी जो जानकारियाँ नहीं थी, जिनसे आपको अवेयरनेस नहीं थी, प्रॉब्लम हो रही थी मैनेज करने में। आई थिंक काफ़ी लगभग 2-2.5 महीने हो रहा है हमको आपको टच में आए हुए, और हम लोगों ने काफ़ी बातें भी की हैं, जाना है, समझा है, समझने का प्रयास किया है। मैंने भी आपको हर एक चीज़ क्लियर बताने का पूरा प्रयास किया है कि आपको क्लियर बताऊं, आपको तकलीफ़ें ना हो। तो चलिए फिर इसी के साथ सारी दिक्कतों को दूर करते हुए अपने रास्ते पे अपनी मंजिल में बढ़ते हैं। आप जुड़े हैं शानी क्लासेस के साथ। मैं हूँ शालिनी, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल शानी क्लासेस में। होपफुली आपको मेरे साथ जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2022 की जो जर्नी रहेगी ना हमारी आपके साथ, मैंने 2021 वालों को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया था, क्योंकि मैं प्रॉपर तरीके से वो क्लास नहीं दे पाई थी, मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी। तो मैंने बस एग्ज़ाम टाइम में उनकी हेल्प की थी, बाकी मैंने नहीं की थी। लेकिन मैं आपके साथ पूरा पंक्चुअलिटी के साथ काम कर रही हूँ, क्योंकि वो मेरा पहला साल था, ये मेरा दूसरा साल है और एक्सपीरियंस है। मैंने एक पेपर करवा लिया, उनके 2 पेपर हो गए और आपका मेरा ये तीसरा पेपर रहेगा जो मैं डीएड का पेपर यहाँ पर करवाऊंगी। अपने बलबूते पे हर एक चीज़ बताने का पूरा प्रयास और अकेले हर एक चीज़ को मैनेज करना, बनाना, करना। तो मेरी भी हिम्मतें बढ़ रही हैं, मैं भी मोटिवेटेड रहती हूँ कि हाँ मुझे कुछ करना है, बताना है, देना है। तो इसके लिए चाहती हूँ कि आप अगर चाहते हैं कि मैं मस्ती से आपके साथ सब कुछ बढ़िया शेयर करूँ, बताऊँ, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके छोटे छोटे सब्सक्राइब मेरे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। लाइक करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मंदिर में आना है तो घंटी बजाना है। चलिए फिर इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने हमेशा कहा है, बी फ्रैंकली, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और ज़्यादा दिक्कत हो मुझे मेल कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे साइंस की क्लास में चैप्टर 6। ठीक है, 25 नंबर का पेपर है ये, ध्यान रखिएगा। दूसरा पेपर मतलब दूसरे दिन होगा, तीसरा पेपर है, थर्ड पेपर है ये आपका। 5 चैप्टर मैंने पूरा कवर करवा दिया। इस समय फिजिक्स का सेक्शन चल रहा है। 2021 वालों की बैक इसमें ज़्यादा लग गई थी। आपकी बार का तो पेपर आसान आया था, बढ़िया आया था, लेकिन पिछली बार ख़राब हो गया था, जो भी रीज़न रहा हो। लेकिन हम चाहते हैं कि हम 2022 के जितने भी बच्चे हैं उनके साथ कुछ भी ना ख़राब हो। तो इसके साथ मैं लगी हुई हूँ, तो आप भी लगी। डेली टाइम पर आइए। बज रहे हैं शाम के 4, और जैसा कि हम डेली मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिल रही है। आज 28 दिसंबर, डेली क्लासेस करेंगे। साइंस आपका चल रहा है, ठीक है, पूरी अपडेट 10 चलो अब आ गया था। क्या पढ़ोगे आप आज लोग मुझसे? आज हम शुरुआत करेंगे एक नया टॉपिक, नया चैप्टर, चैप्टर 6। नाम क्या है? न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। प्रश्न आते हैं, आराम से प्रश्न बनते हैं इनसे। काफ़ी वैल्यूएबल टॉपिक है कि प्रश्न लेकर आएगा। तो चलिए बात करते हैं कि नियम क्या है। आपने पहले पढ़ रखा है, 10th तक में पढ़ा है, आज रिवीजन कर लो दोबारा से। चलो 10th वाली क्लास में बैक टू देयर क्लासेस। सबसे पहला नियम है न्यूटन की गति के पहले नियम। 3 नियम इनके होते हैं, सबको पता है। तो शुरुआत करते हैं पहले नियम से। इनका पहला नियम क्या है, कैसे प्रश्न बनेगा, देखिए। इन नियमों से 1 नंबर 2 नंबर के दोनों प्रश्न बनेंगे, बहुविकल्पी भी बन जाएगा। न्यूटन का पहला नियम क्या होता है? न्यूटन के पहले नियम से आप क्या समझते हैं? न्यूटन के पहले गति के नियम का अभिप्राय बताइए। न्यूटन के पहले नियम पर टिप्पणी करिए। ऐसे प्रश्न आपको बन जाएंगे, आपको इसका उत्तर देना होगा। अब आइए मैं बात करती हूँ उस टॉपिक पे जो आपको जानना है। चलिए, न्यूटन के प्रथम नियम से वस्तु के विराम की अवस्था यानी कि इनर्शिया का बोध होता है। मतलब कोई वस्तु है वो एकदम रेस्ट स्टेट में, एकदम रिलैक्स माइंड में अपनी जगह पर कॉन्स्टेबल होकर खड़ी है, एकदम परमानेंटली स्थिर है। ये कोई भी सामान अगर कहीं पर रखा है, वो बिना किसी मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं, एज यूजुअल। अगर आज शाम को 6 बजे कोई सामान कहीं रखा है तो कल भी 6 बजे तक वहीं पड़ा रहे, वो रेस्ट की स्टेट में है। यानी कि जो सामान की कंडीशन है, अगर मैंने यहाँ पर एक चॉकलेट का डिब्बा रख दिया तो ये कल तक अगर पड़ा है ऐसे, तो ये एक विराम की स्टेट में, ये जो सामान है चॉकलेट का बॉक्स, ये एक रेस्ट स्टेट में पड़ा हुआ है। तो ये कंडीशन इनर्शिया का एक बोध कर रही है। ये जो कंडीशन है ये इनर्शिया का बोध होता है। अब इसके बारे में समझना है आखिर ये क्या है, क्या संबंधित है इसमें है। इस नियम को विराम का नियम भी कहते हैं। ये एक ऐसा नियम है जिसको हम रेस्ट कंडीशन के स्टेट का क्या कहते हैं, नियम भी कहते हैं।
यदि कोई वस्तु स्थिर है, कोई एक सामान है, यहाँ पर एक बॉल है, वो एक सामान है, वो स्थिर है, तो वह तब तक स्थिर रहेगी। ये बॉल, ये नीले कलर की बॉल तब तक ऐसे ही यहाँ पे पड़ी रहेगी जब तक उसे स्थानांतरित यानी कि मतलब मूव नहीं किया जाएगा, मतलब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक है, कहीं धकेला ना जाए या कहीं और रखा ना जाए, स्थानांतरित ना किया जाए, मतलब डिस्प्लेस ना किया जाए, बल लगाकर उसे गतिशील ना किया जाए, इस पर फोर्स अप्लाई करके इसको लात से, हाथ से, डंडे से, बैट से, बॉल से, किससे भी मार के, हवा से फूंक के, प्लास्टिक की बॉल है ये, इसको मूवमेंट में ना लाया जाए। किसी वस्तु को गतिशील करने में बाह्य बल की आवश्यकता होती है। ये जैसे बॉल पड़ी हुई है, अगर आप चाहते हो कि ये बॉल उठ के यहाँ से यहाँ आ जाए तो ये अपने आप नहीं आ सकती है, कुछ तो इस पर बाहर से होगा तभी ये आई। या तो प्लास्टिक की बॉल है, ये हवा चलेगी तो अपने आप हवा से ढनक के चली जाएगी, और या तो आप इसे पैर से, हाथ से, सामान से, किसी बैट से, बॉल से, किसी भी चीज़ से इस पर प्रेशर लगाओगे, खुद बल लगाओगे। जब तक बल इस पर नहीं लगेगा बाहर से, ये अपने आप यहाँ नहीं जाने वाली। तो हम जब किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का प्रयास करते हैं तो उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, बाहर से हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, बिना उसके कोई मूवमेंट हो ही नहीं सकता किसी भी चीज़ में। आइए आगे, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई वस्तु एक सीध में है, एकदम पिन एकदम स्ट्रेट में है, एक रूप में गतिशील है, तो इसकी गति में या गति की दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है जब तक कोई बल नहीं लगे। मतलब कोई अगर चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट रूप में रखी है या धीरे से एकदम नॉर्मल से पड़ी हुई है, जब तक हम इस पर बल नहीं लगाएंगे तब तक तो कोई मूवमेंट इसमें हो ही नहीं सकता। ठीक है, गतिशील वस्तु अनंत तक एक सीध में गतिशील रहेगी। जैसे कोई चीज़ अगर चल रही है, जैसे कोई अक्सर देखिए कोई मशीन है, कोई सामान बनता है तो मशीन का कई सारा प्रोसेस होता है, पहले यहाँ आएगी, अक्सर देखिए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब सब प्रोसेस फिक्स है कि पहले ये वाला काम होगा, इसमें यहाँ काम हो जाएगा, तो यहाँ से मटेरियल निकलेगा, मटेरियल निकला यहाँ गया, फिर यहाँ से मटेरियल यहाँ आया, यहाँ से फिर कुछ और में कटा छटा पटा, फिर यहाँ पे पैकिंग हुई, फिर यहाँ पे लेबलिंग हुई। तो ये जो रूल चल रहा है ये फिक्स है ना, कहीं और तो नहीं घूम गया। तो जैसे मशीन का एक रास्ता फिक्स्ड है कि उसी पे से कोई सामान, पानी की बोतल पैक हो रही है, यहाँ पानी पे भरा, आगे गया, फिर उस पर लेबलिंग हुई और आगे गया तो कुछ और हुआ, यहाँ पे गया ढक्कन लगा और यहाँ पे बिक निकल गया। तो ये जो एक रास्ते पे ये चल रहा है, गतिशील हो रहा है, ये यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है कि यदि कोई एक सीध में, ये सीध इसलिए मानी जाएगी क्योंकि वो एक सेट ऑफ पैटर्न पे चल रही है। कोई भी सामान बनाने की कोई मशीन है तो जो उसका रूल है वो उसी अकॉर्डिंग चल रही है। गतिशील है तो उसकी गति में, गति की दिशा तब तक में कोई चेंज नहीं होगा जब तक उसमें आप चेंज नहीं ला सकते हो, तब तक उसमें बाहर से कोई और बल नहीं लगाओ। जैसे कोई साइकिल है या कोई बाल लुढ़क रही है या कुछ भी हो रहा है, चलते जा रहा, जब तक आप उसमें कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाओगे तब तक इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो। तो गतिशील वस्तु अनंत तक सीध में गतिशील रहेगी यदि कोई अवरोध डालकर इसकी गति में रुकावट ना डाली जाए। तो अगर कोई साइकिल का पहिया रास्ते में ढलक रहा है तो जब तक ढलान है, जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाएगा या कोई पेड़, डंडा सामने, अब आप जब तक आप उसको खुद बल लगाकर नहीं खड़े हो गए सामने, आप उसको नहीं रोक सकते हो या तो वो खुद गिर जाएगा। कोई चक्का है, देखिए अक्सर टायर वायर के चक्के जो है ढंग के चले जाते हैं। ठीक है, वो गांव में बच्चे देखिए डंडे से मार मार के उसको भगा, मैंने कभी नहीं किया, ना मुझे चक्का कभी मिला, ना मुझे टाइम मिला कभी, तो वो देखो मैंने देखा है, लेकिन तो वो मारते चलाते हैं, वो चलता जाता है। जब तक उसको खुद नहीं रोकेंगे या तो वो गिर जाएगा या सामने से कोई रुकावट आएगी। तो जो सामने से रुकावट आके उसको रोकेगी वही एक्सटर्नल बल है, वही उस गतिशील जो चक्का चल रहा था, जो गतिशील सामान लुढ़क के आ रहा था, उसमें वही अवरोध हो गया कि सामने आकर आपने खड़े हो गए या कोई दीवार आ गई, तो आपने बाहर से उस पर फोर्स अप्लाई किया, बाहर से उस पर चीज़ें अप्लाई की कि नहीं की, वही चीज़ यहाँ पर आपको बताई जा रही है। अभी समझना, लास्ट में समझ में आएगा कि मेन आप क्या पढ़ रहे थे। देखो कह रहा है, चलती हुई मोटर गाड़ी अनंत काल तक एक सीध में चलती, कोई गाड़ी चाहे टू व्हीलर है, वो चल रहा है, जब तक खुद नहीं आप ब्रेक लगाएंगे या कुछ सामने नहीं आएगा तब तक नहीं रुकने वाली। यदि धरातल का घर्षण और वायु का प्रतिरोध नहीं हो, मतलब कोई फर्श घर्षण, कोई फ्रिक्शन ना हो, कोई अर्थ की तरफ से कोई दिक्कतें ना हो, फिसले ना या कुछ और ना हो, या हवा का प्रेशर ना आए, क्योंकि कभी कभी होता है हवा जब चलती है तो हवा बहुत तेज़ हवा चलती है, देखिए हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं। साइकिल चलाई या बाइक चलाई, समथिंग कुछ है, बहुत बारिश वाली, बौछार वाली
बारिश हो या वो जो ओले गिरते हैं वो भी होने लगे तो फिर दिक्कतें होती हैं, नहीं कर पाते, दिक्कत बहुत बढ़ जाती है क्योंकि इतनी धूल होने लगती है कि हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, आँख ही नहीं खुल पाती है, होता है ना, नहीं होता है, चाहे वो साइकिल चलाए, चाहे बाइक चलाए, चाहे जो करिए। तो वही बात यहाँ पर है कि उनका कोई अगर प्रतिरोध है, मतलब प्राकृतिक की तरफ से कोई रुकावट अगर जब तक नहीं आती है तो धरातल का घर्षण, फर्श का फ्रिक्शन और वायु का प्रतिरोध दूर करने के लिए बल की आवश्यकता होती है और यह बल पेट्रोल के जलने से प्राप्त होता है। तो यानी कि उस धरातल के फ्रिक्शन पे चलने के लिए हमको जैसे कोई ढलान पे चलाना है अपनी गाड़ी को तो हम एक्सीलेटर को घुमाते कि नहीं घुमाते हैं, करते हैं ना, और क्योंकि जितना तेज़ हटेंगे वो उतनी तेज़ चलता है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है, स्पीड भी बढ़ती है। तो यहाँ पर उस चीज़ को करने के लिए हमको अपने पेट्रोल का जो फ्यूल है उसको जलाना पड़ता है, उसको बर्न करना पड़ता है ताकि हम जो दिक्कतें हो रही हैं धरातल पे हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए, और जो हवा हमको बाधित बना दे रही है उसके लिए। तो हमने जो बल लगाया उसको रोकने के लिए, उससे हटने के लिए, उससे आगे निकलने के लिए वो हम पेट्रोल का बल लगाए। तो ये तो बात गाड़ी की रही, लेकिन अगर बात करें कि सामान में हम कैसे उस चीज़ को रोकेंगे, तो जो चीज़ हम उसे बाहर का फोर्स अप्लाई करके कर रहे हैं वही चीज़ उसके नियम में आती है। ठीक है, देखो आपको इस नियम से अभी जितनी बात पढ़ाई आप सोच रहे होंगे कि क्या है, देखो इससे क्या बताया, मैं क्या बता रही हूँ समझने का प्रयास करो। कि मैंने आपको बोला कि हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ रहे हैं, मतलब इसमें क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब तक हमको बल लगाना सीखना है, ठीक है, हमको बल, पहले मैं आपको यहाँ पर बल लगाने की बात बता रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ, दोनों स्टेट में बता रही हूँ कि अगर कोई चीज़ कांस्टेंट रखी है, परमानेंटली फिक्स्ड का मतलब चिपकाई नहीं हुई है, इसे नॉर्मल रखी हुई है, तो जब तक भैया उस पर आप बल नहीं अप्लाई करोगे खुद से तब तक वो चीज़ कभी मूव नहीं होगी। अगर यहाँ पर कोई चीज़ रखी है, आप इसके ऊपर बल नहीं अप्लाई करेंगे, ये कभी खिसक के यहाँ नहीं जा सकती, कभी नहीं, नेवर एवर इन लाइफ। लेकिन जब आप इसको हल्का सा किक मारोगे ये फुटबॉल ढनंग के यहाँ आ जाएगी। तो इसके ऊपर आपने क्या किया, बाहर से बल लगाया। और अगर इसी तरह से कोई चीज़ है वो अपने आप सीधी रेखा में जा रही है तो आप अपनी लाइफ में एवर नेवर भी आप इसको स्टॉप नहीं कर सकते हैं, खुद से कभी रुकेगी नहीं। अगर कोई गाड़ी है तो वो अलग चीज़ है, कोई भी और चीज़ है जिसमें रुकने का कोई चांस नहीं है तो वो सीधे चलती जाएगी चलती जाएगी। जब तक आप बाहर से उसके ऊपर बल का, रुकावट का खेद नहीं डालोगे तब तक ये रुकेगी नहीं। तो आपने क्या सीखा कि चलाने के लिए भी हमको बाहर से बल को लगाना पड़ा, तब ये यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट हुई, अब भैया रोकने के लिए भी हमको बल लगाना पड़ा। तो अभी मैं आपको एक्सटर्नल बल से बता रही थी कि बाहरी बल होता क्या है। समझ में आई बात, समझ में आई, क्लियर हुआ। एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स तो खुद की आंतरिक शक्ति, एक्सटर्नल फोर्स कैसे अप्लाई किया गया, हमको जब चलाना था उस चीज़ को, डिस्प्लेस करना था तब भी हम लगाए, और चल रही है सीधी रेखा में उसको रोकना था तब भी हम बल लगाए। इतनी बातों में मैंने आपको यही बात बताई अभी तक कि कैसे आप एक्सटर्नल फोर्स क्या है और क्या उसमें अप्लाई कर रहे हो। अब आइए मैं आपको इसका पूरा मुद्दा बताती हूँ। चलो, न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अकॉर्डिंग सभी वस्तुएं अपनी वर्तमान अवस्था में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हैं। मतलब क्या होता है कि कोई चीज़ अगर चल रही है या कोई चीज़ हो रहा है तो वो उसका विरोध करती है। किसी भी वस्तु का अपनी अवस्था में परिवर्तन करने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम इनर्शिया कहते हैं। जब किसी सामान में किसी भी तरीके से, चाहे वो चल रही हो तो, अगर रुकावट आ रही है तो, या खड़ी है उसको चलाया जा रहा है तो, तब उसको जो अवस्था रहती है उसमें जो चेंज आता है उसको हम इनर्शिया कहते हैं, उसी को हम जड़त्व कहते हैं। और इसी के कारण न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। यही आपको समझना है कि कोई कांस्टेंट बॉडी थी तो कैसे उस पर आपने एक्सटर्नल बल लगाकर उसके स्थान को चेंज किया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे किसी सामान का स्थान बदलते हैं, और वो स्थान बदलता किसकी प्रेजेंस के कारण है, बल की प्रेजेंस के कारण। समझने का प्रयास करिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अब देखिए, आपको लिखने के लिए जब आएगा, आपको लिखने को आता, आप यही इतना लिख दीजिएगा, आप यही इतना लिखिएगा बस, और लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 नंबर में आए तो, 1 नंबर में आए तो, दैट्स इनफ। अब आइए मैं इसका उदाहरण दिखाऊं। एक बात और नोट के तौर पर है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा, कोई एक थिंग है, उसका द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा उसका जड़त्व भी उतना अधिक होगा। क्यों? क्योंकि जितना भारी रहेगा, जितना उसका द्रव्यमान ज़्यादा रहेगा, आप उससे उतने तो बल अप्लाई करोगे। तो जब उतना आप बल अप्लाई करोगे तो उसकी कंडीशन में उतना ज़्यादा चेंजेस भी होगा, वो उसको आपको प्रतिरोध करेगा।
तब वो जाके आप उतना बल अप्लाई करोगे। तो इसीलिए है कि जितना द्रव्यमान होगा उसका उतना ही ज़्यादा आपका जड़त्व होगा। अब उदाहरण देख लीजिए, आपको प्रश्न बनेगा कि न्यूटन के प्रथम नियम को परिभाषित कीजिए और साथ में उसके 2 उदाहरण दीजिए। तो देखिए, धावक द्वारा दौड़ समाप्ति रेखा के बाद भी कुछ दूरी तक दौड़ जाते हैं। जैसे आप देखो, जो बच्चे दौड़ते रहते हैं जहाँ पर इसकी एंडिंग लाइन रहती है उसके भी आगे चले जाते हैं। तो ये क्या है, ये क्योंकि आपको फिर अब जब तक वो बच्चा रुकेगा नहीं तब तक खुद से तो उसको रोकने के लिए बल लगता है ना, वो खुद को रोकने का प्रयास करता है तो बल लगाता है, रुकता है ना, नहीं तो बढ़ता नहीं जाएगा, काफ़ी दूर तक चले जाते हैं। वही चीज़ है। कंबल को हाथ से पकड़ने पर, डंडे से पीटने पर धूल के, जब कंबल आप धूप में कभी डालते हो उसको डंडे से पीटते धूल निकलती कि नहीं, गद्दे में निकलती, कंबल में निकलती कि नहीं, तो वो भी इनर्शिया का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। पंखे के स्विच बंद करने या पंखे का कुछ समय पंखा आप बंद कर देते लेकिन तब भी वो गोल गोल चलता रहता है, तो वो भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण है। गोली मारने पर कांच में, कहा गोली मारो तो कांच लगा है तो उसमें छेद हो जाता है, लेकिन अगर कांच में पत्थर मारो तो पत्थर मारने से कांच टूट जाता है। तो ये दोनों कैसे एग्जाम्पल है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के एग्जाम्पल है। यहाँ तक आप समझे कि नहीं समझे, बताइए पहले। एक नियम समझ में आ गया कि नहीं फ्रेंड्स? बताइए, मुझे उम्मीद है समझ में आएगा। बहुत आसान सा है, सिंपल सा आपको लिखना है, बहुत डिटेल में नहीं लिखना है क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं रहेगा, तो थोड़ा थोड़ा हमको लिखना है, थोड़े थोड़े उदाहरण दे देने हैं, क्योंकि परिभाषा पूछ के उदाहरण भी पूछ लेगा, ऐसा भी प्रश्न बनेगा, या तो आप देखें कि वो उदाहरण दे देगा, पूछेगा कि कौन सा नियम है। फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? एनीवन? अगर प्रॉब्लम होती है तो 1-2 बार और आके देखिए, समझ में आ जाएगा। इसकी परिभाषा आपको पूछेगा, उदाहरण पूछेगा, उदाहरण देकर ये बोलेगा कि कौन सा नियम का है, तो ये भी बताना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, कई तरीके से घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है, टॉपिक वही रहता है, ये रिवर्सिबल करके पूछ लेता है, इसलिए आपको बताना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम किसी को है? होनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। पूरी कोशिश की है कि साधारण शब्दों में समझा दूँ, बता दूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा, ताकि आपको और करवा देंगे, बता देंगे, ठीक है। अब आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, दूसरा नियम भी आज देख लेते हैं, ताकि थर्ड नियम जो है दूसरी क्लास में देख लेंगे, फिर उसके बाद काफ़ी कुछ जो भी रहेगा बताएंगे। चलो आ जाओ पहले, आओ। दूसरा नियम क्या कह रहा है? न्यूटन के दूसरे नियम की व्याख्या। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। आइए देखिए क्या है। जब हम अनुभव से ये जानते हैं कि गतिशील वस्तुओं के सामने रुकावट डालने से हम धक्के का अनुभव करते हैं। जैसे कोई चीज़ अगर चल रही है, बढ़ती है, बढ़ रही, उसको रोकने का प्रयास करेंगे तो हमें धक्के का अनुभव, या तो हम पीछे जाएंगे या तो गिरेंगे। इसी तरीके से इंजन जो होता है ट्रेन का, वो बहुत, कोई जानवर नहीं है कि आपको खा लेगा, लेकिन वो इतनी तेज़ गति में आता है कि कोई भी सामान, कोई भी चीज़, मनुष्य, जानवर, सामान कुछ भी आता है वो उसको रौंदते हुए आगे चला जाता है। तो जो वस्तु जितनी ही गतिशील होगी, कोई भी थिंग जितनी ज़्यादा गति स्पीड के साथ वो एकदम मोशन में रहेगी, उसको रोकने के लिए आपको उतने ही बल की ज़रूरत होगी, और धक्के का अनुभव भी हमें होता है। तो हमें कोई चीज़ गतिशील तेज़ में आ रही तो हमको उसको रोकने के लिए भी उतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा में, जिसकी वजह से हमारे पैर पीछे भी खिसकते हैं कभी कभी। और रस्साकसी वाला रेस देखिए, उसमें अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, किसी भी वस्तु के संयोग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती उसी दिशा में होती है जिस ओर बल लगाया जाता है। ध्यान से समझिएगा, किसी भी वस्तु के जो संवेग, उसके जो संवेग में, जो उसके मोमेंटम में, संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम कहते हैं, जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है, जो उसके रेट ऑफ अमाउंट मोमेंटम में, दर में चेंजेस आ रहे हैं, उस पर जो फोर्स अप्लाई की गई है उसके समानुपाती दिशा में होती है, मतलब उस डायरेक्शन में होती है। क्योंकि सामने से कोई चीज़ अगर आ रही, चलती आ रही, तो हम उसको अपने सामने बल लगाते हैं, उसके समानुपाती बल लगाते हैं डायरेक्शन, ताकि उसको रोक पाएँ। करते हो कि नहीं करते हो? जैसे किसी को रोकना है, कोई धक्का दे रहा है, या कोई सामान, कोई गिर रहा है, या कोई चीज़ आ रही है, कोई गेट है पकड़ना है, कुछ भी पकड़ना है, कोई चीज़ है जो आपकी तरफ गिर रही है, या आप उसको रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? आपको भी जब फोर्स उतनी, जितनी तेज़ी से वो आएगा, आप उतनी जल्दी बल लगाने का प्रयास करोगे, उतना ही तेज़ आप भी बल लगाओगे, वरना या तो वो आपको रौंद के चली जाएगी, या तो आप गिर जाओगे, या तो आप पीछे हो जाओगे, या तो आपको धक्का लगेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पर है कि किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के द्रव्यमान, उस वस्तु में जो द्रव्यमान होता है, और उस वस्तु में बल की दिशा में परिवर्तन, एक्सेलरेशन के गुणनफल के बराबर होता है। समझना है इस चीज़ को, ठीक है। इसका यहाँ पर आपको जब लिखने को आएगा तब आपको ये परिभाषा लिखनी होगी, ये परिभाषा आपको लिखनी होगी न्यूटन के दूसरे नियम की, और आपको जो है ये सूत्र भी डालना होगा कि बल बराबर द्रव्यमान इंटू एक्सेलरेशन, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। तो ये आपको बहुविकल्पी में पूछ लेगा। बाकी ऊपर वाला भी आपको जो इसका सूत्र है ना, इसके सूत्र को भी आपको बहुविकल्पी में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा।
इसीलिए ले लिया और बता दिया आपको। इस गलती में मत रहेगा कि नहीं आएगा। ये वाला सूत्र में पूछ लेगा, बहुविकल्पी में, और ये भी पूछ लेगा। तो ध्यान रखना है आपको इस चीज़ को बहुत क्लियर तरीके से, ताकि आप गलती ना करें। उदाहरण देखिए क्या क्या है। क्रिकेट के बॉल को कैच करते समय खिलाड़ी, जब हम कोई बॉल कैच करते हैं तो एकदम सामने कभी नहीं कैच करते, क्योंकि हमारे ही हाथ में लगती है। हम उसको पीछे करके करते हैं, ठीक है, ताकि हम आराम से उसको कैच कर पाएँ और चोट भी ना लगे। करते हैं कि नहीं? कराटे के जो खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर होते हैं, वो ईंट की, पत्थर, बर्फ की सिल्ली वगैरह तोड़ते हैं, और इस तरीके से तोड़ते हैं कि नॉर्मल इंसान तोड़ेगा तो उसे लगे, लेकिन वो लोग तोड़ते देखो उनको लगता भी नहीं है। तो यही तरीका है। फिर है, क्योंकि वो जितने टाइट है उतना वो बल लगा रहे हैं, उसके कंपेयर में उतना ये भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। गाड़ी में लगाए गए स्प्रिंग और सॉकर वाली जो बाइक या गाड़ियाँ आती हैं, उसमें जब झटका लगता है तो आपको झटका नहीं लगता है, आपको चोट नहीं लगती। वैसे आप किसी चीज़ पे अगर नॉर्मल गाड़ी रहेगी और कभी ब्रेकर आया, उछलते हैं, तो आपको लगने का भी डर रहता है, या तो गाड़ी से गिर जाने का भी डर रहता है। अक्सर ऐसे एक्सीडेंट होते हैं कि ब्रेकर पे पता चला कि कोई नहीं पकड़ा है, मेनली लेडीज़ के साथ होता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय कंडीशन में ये सारी चीज़ें इसीलिए होती हैं कि हमको ना, क्योंकि हम जा रहे तरफ जितनी तेज़ी से, किस स्पीड के साथ कोई चीज़ आ रही है, हम उसको रोकने के लिए तब बल अप्लाई करते हैं, तो उस चीज़ से हमें प्रोटेक्शन होता है, हम नहीं कर पाते। आपको देखो इन सारे नियमों को थोड़ी थोड़ी बात में लिखना होगा, बहुत नहीं लिखना होगा। हम समझाने के लिए इतना सारा दिए हैं, आपको थोड़ा सा लिखना है और थोड़े थोड़े एग्जाम्पल देने हैं, ठीक। आओ तीसरा नियम और पहला नियम ज़्यादा पूछता है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं न्यूटन के तीसरे नियम पे। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ये भी बहुत पूछा जाता है। फर्स्ट वाला भी बहुत आता है, थर्ड वाला भी बहुत आता है। परिभाषा और 2 उदाहरण, ठीक है। कह रहा है कि प्रत्येक क्रिया उसके बराबर या विरुद्ध दिशा में प्रतिक्रिया करती है। हम कोई चीज़ पे अगर बल लगाते हैं तो वो सामान भी हम पर बल लगाकर अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि सामान हमें क्या ही खींचेगा। लेकिन अगर हम ध्यानपूर्वक बात को देखते हैं तो हमें बात क्लियर कर पाते हैं कि हम जिस वस्तु को जितने ही बल से, कोई सामान हम उसको जितना फोर्स लगाकर खींचते हैं, वो वस्तु भी हमें अपनी ओर उतने ही अट्रैक्शन पावर के साथ करती है। सिर्फ फर्क ये होता है, दिशा जो है वो डायरेक्शन में चेंज है। हम उसको अपनी डायरेक्शन की तरफ खींचते हैं, वो हमको अपनी रिवर्सिबल डायरेक्शन होती है, क्योंकि वस्तु की थिंग्स अपनी तरफ खींचेगी, हम उसके अपोजिट में खड़े होंगे। तो जितनी ओर से हम जमीन पर अपना पैर पटकते हैं, जमीन पर अपना पैर जब जितनी तेजी बल के साथ पटते हैं, उतने ही अधिक हमें चोट लगती है। अगर बहुत तेजी से पटकेंगे अपने पैर को तो उतना ही हमको चोट लगेगी, क्योंकि उतना रिएक्शन हमको अर्थ से भी मिलता है। जितनी जोर से हम जमीन को नीचे दबाते हैं, उतनी ही जोर से पृथ्वी हमें ऊपर की ओर ढकेलती है। अक्सर जिस पे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं वो चीज़ हमें उतना ऊपर उछालती है। जितनी जोर से हम कभी गेंद को पटकते हैं, वो गेंद उतनी ही ज़्यादा ऊपर जाती है। जिस तरीके से वस्तु को खींचना, जमीन पर पटकना, गेंद को जमीन पर गिराना आदि क्रियाएं ये सब करते हैं, तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है कि वस्तु का विपरीत दिशा में खींचना, पैर में चोट का लगना, गेंद का ऊपर की दिशा में ऊपर जाना, ये क्या है? प्रतिक्रिया है। हमने तो क्रिया की थी, लेकिन उसका हमको उल्टा रिएक्शन मिला, तो वो हमें क्या क्या रिवर्सिबल रिएक्शन दिया। जैसे कि कहते हैं कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तो ये जो नियम है ना, कुछ ऐसे ही नियम पे चलता है कि हम कोई क्रिया करते हैं तो वो हमको उसकी प्रतिक्रिया करके ज़रूर देता है। तो न्यूटन का प्रस्तुत का जो तीसरा नियम है, उसको लॉ ऑफ रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन भी कहा जाता है, इसीलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तो आपको न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को किस और नाम से जानते हैं, तो आप ये बताएंगे कि इसको क्रिया का प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब आइए, किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उस पर एक बल अप्लाई किया जाता है जो दूसरी ओर प्रतिक्रिया करते हैं। न्यूटन के तीसरे नियम में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम से नाम से जाना जाता है। उदाहरण क्या है कि ऊपर की ओर छलांग लगाते समय पृष्ठभूमि की नीचे की ओर दबना, बॉल को दीवार पर पटकते हैं तो दीवार हमको। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आया? क्या कह रहा है? किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके बराबर परंतु उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसमें एक बल को क्रिया और दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं। न्यूटन के तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से भी जाना जाता है। उदाहरण में क्या क्या है? ऊपर की ओर छलांग लगाते हैं जब, तो उस समय पृष्ठभूमि सरफेस पे नीचे की ओर दबना, बॉल को दीवारों पर पटकते हैं तो उसकी गति में पीछे की ओर आना, नाव चलाते समय, तैरते समय जल को पीछे की ओर ढकेलना, कुएं से पानी खींचते समय रस्सी के टूटने पर व्यक्ति को पीछे की ओर गिराना। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। ध्यान से समझिए, समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आएगा। एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार में देखिए, जानिए, आराम से कर लेंगे, ठीक है। पहला नियम जो था उसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं, मतलब उसका एक नाम और है, और इसका क्रिया प्रतिक्रिया भी नाम है, ध्यान रखिएगा।
अब आइए मैं आपको कुछ प्रश्न दिखाती हूँ। जैसे पहला प्रश्न आपसे बनेगा, मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि पहले टॉपिक बता दूँ और टॉपिक बताने के बाद क्वेश्चंस भी दे दूँ ताकि आप कर लो। बहुत छोटा नियम है, एक ही क्लास में ये क्लास ओवर करेंगे क्योंकि बहुत लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ तक पहले बताओ समझ में आया? मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से समझोगे। सिंपल रूल बताया और सिंपल उसका उदाहरण दे दिया, कैसे प्रश्न बनेगा वो भी बता दिया। 1 नंबर में भी बनता है, 2 में भी बनता है, आराम से आप कर लेंगे। चलिए जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया पहले फटाफट लाइक करके आओ। चलो इतनी मेहनत मेरी जा रही है तो लाइक तो बनता है ना, इतनी तो उम्मीद कर सकती हूँ आपसे कि नहीं कर सकती। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन की गति के नियम, तो कितने नियम है? 3 नियम है। न्यूटन की गति के कितने नियम है? 3 नियम है। सर आइजैक न्यूटन के द्वारा गति के 3 नियमों की अवधारणा है जो कि बल और गति पर, मतलब फोर्स पर और डायरेक्शन मोशन पर डिपेंडेंट है, इनको परिभाषित किया गया है। आगे आ जाओ। न्यूटन की गति के तीनों नियम कौन कौन से? तो पहला नियम है गति का प्रथम नियम जिसको हम जड़त्व नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। दूसरा नियम है संवेग का नियम जिसको लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहते हैं। और तीसरा नियम गति का क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रूल ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ऐसे ही 2 नंबर में पूछेगा और आप ऐसे ही लिख देना और एक एक उदाहरण भी लिख देना। आपका काम पूरा हो जाएगा, पूरे 2 के 2 नंबर मिल जाएंगे। 1 में आएगा तो 1 का 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, ध्यान से देख लो, समझ लो, टाइम नहीं वेस्ट करो, समझने का प्रयास करो। ठीक है, फिर देखिए तीसरा प्रश्न बनेगा, न्यूटन के दूसरे नियम को बताइए, उदाहरण दीजिए। तो आप यहाँ पर जो है नियम लिख दीजिएगा और मैंने सिर्फ उदाहरण लिया है। क्रिकेट का कोई खिलाड़ी जब तीव्र गति से आती हुई गेंद को पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। इसका कारण ये है कि प्रारंभ में गेंद गतिशील है और खिलाड़ी हाथों से गेंद को रोकने के लिए मंदक बल का प्रयास करता है। अगर वो आगे करके पूरा कैच करेगा तो उसके हाथ में चोट भी लगेगी और गेंद भी उछल कर जा सकती है बाहर, जैसा कि गेमों में कई बार होता है, उछल जाती है, हाथ से आते आते उछल जाती है। जड़त्व का नियम क्या है ये बताना होगा। 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। तो 5 प्रश्न मैंने यहाँ पर लिए थे और पूरा टॉपिक आपको लिया। ये क्लास होती है ओवर। मुझे उम्मीद है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हमने न्यूटन के तीनों नियम को बाकायदे से कवर किया और 5 क्वेश्चन भी प्लस में किए। ये टॉपिक हो गया ऊपर। अब आपको कल जो साइंस की क्लास मिलेगी ये भी साइंस पढ़ाएंगे हम, ताकि फिजिक्स चाह रहे हैं कि दिसंबर में ख़त्म कर दें, केमिस्ट्री जो है जनवरी में पढ़ाएंगे। तो अभी आपको मुझे बल पढ़ाना है, बल पढ़ाने के बाद मुझे चाल आपको पढ़ानी है और छोटे छोटे जो टॉपिक है वो सब एक में करके पढ़ा दूंगी। क्लियर? कुछ हो सकता है कि फ्रेंड्स कुछ टॉपिक ऐसे रहें जो क्लियर उसमें सीरीज में बुक में ना मिले, लेकिन हम करवा देंगे क्योंकि आता है, बेमतलब का फालतू में आप लोग का नंबर कट जाएगा। इससे अच्छा कि हम करवा ही दें ताकि आप देखे रहो, सुने रहो, कम से कम कि कुछ तो लिख पाओ आप। चलो फ्रेंड्स, अपनी मेहनत तो पूरी की मैंने। अब आप लोगों ने कितना सपोर्ट किया है ये तो हमें बाद ही में पता चलेगा, इसीलिए जिन्होंने क्लास को नहीं लाइक किया फटाफट लाइक कर दो। अपने कमेंट भी देना कि क्लास कैसी रही। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं उस वक्त थोड़ा तेज़ बोल देती हूँ ताकि आप उस पर ना जाए और आप बात को सुन पाओ। तो फ्रेंड्स ये क्लास आपकी हो गई, आराम से आपने पढ़ा और देखा। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको 5 बजे क्लास फिर मिलेगी और आज 5 बजे पता है एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होगा। अब वो 5 बजे नया सब्जेक्ट कौन सा स्टार्ट होगा ये तो मैं आपको तभी बताऊंगी जब आप 5 बजे आएंगे। तो कोशिश ये करिए कि आप सारे के सारे लोग, जितने लोग यहाँ पर हैं, 5 बजे इससे ज़्यादा बहुमत के साथ आएँ, क्लास लें और बताएं कि क्लास कैसी रही, क्योंकि आज एक नया सब्जेक्ट और स्टार्ट करेंगे और उसमें नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। तो ये तो आपको 5 बजे पता चलेगा, उसके लिए आपको 5 बजे आना होगा। मिलते हैं आधे घंटे बाद, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन, बाय बाय।